आपके ऊपर मेडिकल नेग्लिजेंस का केस किया है, आपको उसने बोला है कि भाई ये लीगल नोटिस भेज दिया उसने आपको कि हमारे पेशेंट की डेथ हो गई ड्यू टू नेग्लिजेंस वॉटेवर। तो उस केस में क्या होता है कि आप जो नोटिस आपके पास में आता है वो आप अपने ट्रीटमेंट रिकॉर्ड के साथ में अपनी इंश्योरेंस कंपनी को भेजते हो और एक एक्नॉलेजमेंट लेते हो कि आपके पास जो लीगल नोटिस भेजा गया है उसका आपने एक्नॉलेजमेंट दर्ज करा दिया अपनी इंश्योरेंस कंपनी में। नाउ यहाँ से इंश्योरेंस कंपनी विल टेक ओवर। अब वो आपको क्या अलॉट करती है, किस तरीके का उनका पैनल होता है, ये अलग अलग इश्यूज होते हैं। तो चलो एक कहानी सुनाता हूँ, इसमें तुम्हें सुनने को भी मिलेगा और सीखने को भी मिलेगा। तो हुआ क्या कि मेरे पास मेरे एक दोस्त का कॉल आया, मेरा एमबीबीएस बैचमेट है। उसने मुझसे बोला कि भाई तेरे दिहाड़ी कमाने का टाइम आ गया है, पेशेंट ने मेडिकल नेग्लिजेंस का केस कर दिया मेरे ऊपर। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा कि जो तेरा एम्पैनल्ड जो भी लॉयर्स वगैरह हैं तेरे इंडेमनिटी इंश्योरेंस वाले, उनसे कॉन्टैक्ट कर। तो बोलता है कि इसी दिन के लिए तेरे को पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाया, वकील बनाया, तू है मेरी परवरिश पे। मैंने बोला भाई मतलब इश्यूज हो सकते हैं तेरे रीइंबर्समेंट में और तेरे लीगल केसेस में, एक्नॉलेजमेंट्स वगैरह होती है। तो बोलता है नहीं नहीं, मैंने अपने हॉस्पिटल के पैनल में, इंश्योरेंस पैनल में तेरा नाम देखा था और केस तेरे को ही हैंड ओवर हुआ है, तो इसलिए मैं तुझे कॉल कर रहा हूँ। अब मैं सो रहा हूँ चद्दर ओढ़ के और मेरे पास कोई कॉल नहीं आना चाहिए, ये रहे डॉक्यूमेंट, अब तू संभाल, तेरा काम जाना है। मैंने उससे बोला, मैंने कहा देख भाई ऐसे नहीं चलने वाला, तेरे को तो इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। तो यही एक कन्फ्यूजन है और यही एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारे सिस्टम का कि हम सोचते हैं कि एक बार हमने डॉक्यूमेंट दे दिए उसके बाद में मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस खुद ब खुद हैंडल हो जाएंगे। तो यूजुअली हाउ इट वर्क्स, आई विल टेल यू कि एक जब आप इंडेमनिटी इंश्योरेंस लेते हो किसी कंपनी से, जैसे कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हो गई, रिलायंस रेलिगेयर वगैरह हो गई, तो ये सारी कंपनीज क्या है अपना एक पैनल रखती है लॉयर्स का और मेडिको लीगल एक्सपर्ट्स का। तो जब भी मान लीजिए आपके पास में किसी पेशेंट ने आपके ऊपर मेडिकल नेग्लिजेंस का केस किया है, आपको उसने बोला है कि भाई ये लीगल नोटिस भेज दिया उसने आपको कि हमारे पेशेंट की डेथ हो गई ड्यू टू नेग्लिजेंस वॉटेवर। तो उस केस में क्या होता है कि आप जो नोटिस आपके पास में आता है वो आप अपने ट्रीटमेंट रिकॉर्ड के साथ में अपनी इंश्योरेंस कंपनी को भेजते हो और एक एक्नॉलेजमेंट लेते हो कि आपके पास जो लीगल नोटिस भेजा गया है उसका आपने एक्नॉलेजमेंट दर्ज करा दिया अपनी इंश्योरेंस कंपनी में। नाउ यहाँ से इंश्योरेंस कंपनी विल टेक ओवर। अब वो आपको क्या अलॉट करती है, किस तरीके का उनका पैनल होता है, ये अलग अलग इश्यूज होते हैं। तो रीइंबर्समेंट और क्लेम के सेटलमेंट के इश्यूज़ में आपको यही पैनल फॉलो करना होता है। हाँ, ये आपके टर्म्स एंड कंडीशन पे डिपेंड करता है कि जैसे कई इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो डॉक्टर को अलाउ करती है कि आप मार्केट में जाके अपना वकील खुद चुन लो, उसकी फ़ीस हम रीइंबर्स कर देंगे। उसमें एक कैप लगा देती है कि हम 50,000 तक, 1 लाख तक या वटेवर जो भी कैप तक है, हम एक लॉयर आपको प्रोवाइड करा देंगे, उसकी फ़ीस हम आपको उतना दे देंगे। बट द केस हियर इज़ कि वो जो मेरा फ्रेंड था वो बोल रहा था चद्दर ओढ़ के सोने की केस के बाद में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको भी इस केस में उतना ही इन्वॉल्व होना है जितना कि आप चाहते हो कि आपका वकील इस केस में इन्वॉल्व हो। सिमिलरली जैसे कि अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है तो पेशेंट आपसे एक्सपेक्टेशन रखता है कि आप केस में पूरी डिटेलिंग के साथ में इन्वॉल्व होंगे, आप उसकी पूरी हिस्ट्री और सारे कॉम्प्लिकेशन को स्टडी करने के बाद ही उसकी सर्जरी करोगे। तो देखो, आपको भी केस में उतना ही इन्वॉल्व होना है जितना कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वकील आपके केस में इन्वॉल्व हो। जैसे कि कोई पेशेंट है जब आपके पास अपनी प्रॉब्लम लेके आता है, अपनी सर्जरी करवाने आता है, तो एक्सपेक्ट करता है एक सर्टेन लेवल ऑफ केयर कि आप उसके केस में कितना इन्वॉल्व होने वाले हो, क्या है। तो सिमिलरली आपको भी वकील के साथ उतना ही इन्वॉल्व होना पड़ेगा। वकील अकेले नहीं कर सकता, क्योंकि वकील के जब आपको वकालतनामा भेजता है, जब आपकी केस शीट आपको भेजता है ड्राफ्ट करके, तब उसमें कई सारे पॉइंट्स होते हैं जो आप वकील को ऐड करवा सकते हो या कॉन्ट्राडिक्ट करवा सकते हो। केस की डेट्स वगैरह क्लैश होती रहती है। आपको कई बार कॉम्पनसेशन में उसकी पास्ट हिस्ट्री आपका कॉम्पनसेशन कम करवा सकती है। तो ऐसे कई सारे पॉइंट्स होते हैं जिसमें कि आप सेट बैक एंड रिलैक्स वाली पॉलिसी नहीं अपना सकते। आपको केस में इन्वॉल्व होना पड़ेगा वकील के साथ में। तो इसलिए एक अच्छा वकील ढूंढना और एक अच्छे वकील से अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करना, उसे सारे टर्म्स एंड कंडीशन पहले से ही क्लियर कर लेना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी चीज़ को हम इस वीडियो में आगे लेके चलने वाले हैं। तो आपको वकील ढूंढना आना चाहिए। मार्केट में आप निकल जाओ, अगर आपके ऊपर मेडिकल नेग्लिजेंस का केस हो चुका है तो आपको वकील चुनना आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे डॉक्टर पेशेंट की जान बचाता है, वैसे वकील जो होता है वो डॉक्टर का जुर्माना और उसकी डिग्री दोनों बचाने वाला है। ये जो मेडिकल नेग्लिजेंस का आपका लॉयर है, ये आपके लिए करने वाला है। और एक वकील जो है, मतलब अगर आप सिंपल लेके चलो तो जिस तरीके से डॉक्टर एक केस के आउटकम पे बहुत बड़ा
इफेक्ट डाल सकता है कि कॉम्प्लिकेशन मिनिमाइज हो, पोस्ट ऑप केयर उसकी बेस्ट हो, मतलब सर्जिकल इन्फेक्शंस ना के बराबर हो, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसी तरीके से एक केस में वकील का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सोचो कि जज फैसला देता है तो जज को उस फैसले तक ले जाने वाला वकील होता है, वो उसको गाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ आपके जितने भी प्रेसिडेंट्स होते हैं केस के पुराने प्रेसिडेंट्स, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के पुराने दिए गए डिसीजंस, उनके बेसिस पे, लॉज के बेसिस पे, जो जनरल रूल्स हैं, स्टैट्यूटरी लॉज हैं, उनके बेसिस पे वो जज को गाइड करता है कि सर हमारा केस इस तरफ जा रहा है, आप इस तरफ देखिए, इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए, ये चीज़ें तो फालतू है। तो एक वकील केस के आउटकम पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल सकता है, इसलिए हमें वकील चुनना आना चाहिए। अब एक वकील, मैंने आपको बताया कि इस तरीके से केस के आउटकम पे फ़र्क तो डाल ही सकता है, बट आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मतलब चलो एक स्टैंडर्ड एग्जांपल हम ले लेते हैं कि एक केस है जिसमें कि एक पेशेंट आया, मतलब कि आपका जीता जिताया केस है, पेशेंट ने नेग्लिजेंस का केस किया, आपके पास लीगल नोटिस आया है, बट आप उस केस को जीते जिताए, उसमें नेग्लिजेंस की कोई प्रोबेबिलिटी ही नहीं है, बस केस बस डालने के लिए डाल दिया गया है। क्योंकि कई बार पेशेंट ये सोचते हैं कि यार 20 लाख का बिल बन गया तो एटलीस्ट शायद सेटलमेंट में 5 लाख आ जाए, या फिर कोई पॉइंट निकल के आ जाए जो हमसे मिस हो गया हो, जो लॉयर निकाल दे, जज निकाल दे, या फिर डॉक्टर खुद ही अपनी गलती से बता दे किसी भी तरीके से, तो हो सकता है मुझे 20 में से 5 या 10 लाख आ जाए, पार्शल बिल माफ़ हो जाए, वॉटेवर कुछ भी उसके लिए। लेकिन ये प्रॉब्लम पूरा कम्बरसम हो जाता है डॉक्टर के लिए, क्योंकि उसको जाना पड़ता है उसके बाद में कंज्यूमर कोर्ट में, उसको क्रिमिनल कोर्ट में, सिविल कोर्ट में, और उसके बाद स्टेट मेडिकल काउंसिल में। इन सब जगह उसे एक फर्जी केस में भी पर्सनल अपीयरेंसेस के लिए जाना पड़ सकता है। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लेके चलते हैं एक जीता जिताया केस। फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट आया, उसके पहले से कॉम्प्लिकेशन थे, डायबिटिक पेशेंट था, हाइपरटेंसिव था, वॉल्वुलर हार्ट डिजीज़ का केस था, पहले भी ऑपरेट हो चुका था, कॉम्प्लिकेट हो गया, एंडोकार्डाइटिस हो गया, वटेवर, मतलब कि एन नंबर ऑफ कॉम्प्लिकेशन थे। आपके पास आईसीयू फैसिलिटीज़ है, बेस्ट इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट है, आपके पास कार्डियोथोरेसिक सर्जन है, पूरी टीम है, पोस्ट ऑप के लिए आपके पास आईसीयू है। तो इस सेटलमेंट में अगर पेशेंट की डेथ हो जाती है तो देर आर नेग्लिजिबल चांसेस कि आपके ऊपर नेग्लिजेंस का केस लगेगा। चलिए इसी केस को एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं कि हम वकील को 3 कैटेगरीज में बांटते हैं, एक्सपर्ट, इंटरमीडिएट और बेसिक। तो एक्सपर्ट वकील क्या करेगा इन सारे केसेस में, आपके जो क्लाइंट ने, मतलब आपके पेशेंट ने डॉक्टर के पास में जो लीगल नोटिस भेजा है उसमें वो आरोप लगाएगा। अब उस आरोप का जवाब पहली ही हियरिंग में ड्राफ्ट के बेसिस पे आपका जो लॉयर है वो किस तरीके से देता है, उस पे केस का आउटकम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है, आउटकम भी और ड्यूरेशन भी। आप चाहेंगे ना कि आपका केस जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, मतलब कि फालतू में गले में घंटी क्यों बंधी रहे, आप 20 हियरिंग तक या 10-12 साल तक वो आपका केस लटका रहे। इसकी वजह ये हो सकता है कि आपका जो वकील है वो ड्राफ्टिंग इस तरीके से करे कि उस पूरी एप्लीकेशन में से, उस पूरे लीगल नोटिस में से जो रेटोरिक्स हैं, मतलब कि डॉक्टर ने मुझे धक्का मार के बाहर निकाल दिया और मुझसे दुर्व्यवहार किया, मुझसे पैसे छीन लिए, ये जो रिटोरिक्स है इनको एक साइड करते फैक्ट्स पे बात करें कि डॉक्टर साहब ने मुझे 11 बजे देखा, उसके बाद 3 बजे तक मेरी सर्जरी नहीं करी। तो उसके बाद में वो आपका लॉयर जो उसके सामने रीज़न लिखेगा कि 11 बजे के बाद में प्री ऑप असेसमेंट हुआ और 3 बजे इसलिए इसको ओटी में लिया गया, तो 4 घंटे का टाइम प्री ऑप असेसमेंट में गया। लेकिन मरीज ये समझ रहा है कि उसके सामने ये दिक्कत हो रही है कि उसे 4 घंटे तक फालतू में बिठाया गया। तो यहाँ पे ये कुछ कम्युनिकेशन गैप्स होते हैं जिनको कि आपका अगर एक्सपर्ट लॉयर है तो अच्छे तरीके से भर देगा। वो किसी चीज़ का गोलमोल जवाब देने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि पेशेंट के एलिगेशन, उनके काउंटर पॉइंट्स दोनों को आमने सामने रखेगा टेबल फॉर्म में, और उसके राइट साइड में रखेगा वो लॉज कि किस नियम के हिसाब से पेशेंट गलत सोच रहा है और उसने गलत लिखा है। उसके बाद में वो लिखेगा कंज्यूमर लॉज, आपका मेडिकल लिटरेचर कि किसी भी एंडोकार्डाइटिस की या वॉल्वुलर सर्जरी से पहले 4 घंटे का प्री ऑप असेसमेंट क्यों ज़रूरी होता है। उसके बाद में उसके भी राइट कॉलम में रखेगा सुप्रीम कोर्ट का या नेशनल कंज्यूमर कमीशन के पुराने डिसीजन, जिसमें वो बताएंगे कि अगर डॉक्टर ने स्टैंडर्ड ऑफ केयर के हिसाब से ट्रीटमेंट किया है तो उसके ऊपर नेग्लिजेंस का चार्ज नहीं बन सकता। ये सिर्फ एक ड्राफ्टिंग स्टेज में एक एक्सपर्ट वकील कर सकता है। और अगर मान लीजिए आपका केस 5 साल या 20 हियरिंग तक चलने वाला था, तो वो उसको काट के 3 से 4 हियरिंग पे लेके आ जाएगा। वो खुद जज के सामने सारे फैक्ट्स रख देगा कि जज साहब देखो, मरीज ने ये एलिगेशन लगाया, हमने ये एलिगेशन लगाया, हमने ये काउंटर पॉइंट दिया है, इसके पीछे ऑलरेडी मेडिकल लिटरेचर सपोर्टिव है, ये रहा, मेडिकल एक्सपर्ट की एविडेंस ये रही, सुप्रीम कोर्ट के और कंज्यूमर कमीशन के डिसीजन ये रहे।
तो इस तरीके से वो आपके हर पॉइंट को पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल करता जाएगा आपके क्लाइंट के पॉइंट को, और आपको केस में मजबूती दिलाता जाएगा। अब जज के सामने अगर पिक्चर क्लियर है, उसे पता है कि मैटर क्या है, पेशेंट ने क्या आरोप लगाए हैं और डॉक्टर क्या जवाब देना चाह रहा है, उसके पीछे सपोर्टिंग एविडेंस क्या है, तो जज का काम बहुत आसान हो जाता है। जज तारीख तभी देता है जब वो केस को और समझने के लिए और डॉक्यूमेंट या और एविडेंसेस की उसके पास रिक्वायरमेंट हो। लेकिन अगर एक एक्सपर्ट लॉयर है तो वो प्रोएक्टिवली ये सारे काम करके आपके सामने, जज के सामने सारे के सारे एविडेंसेस, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लाके प्रेजेंट कर देगा, जिससे कि केस की हियरिंग और केस का इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांग हो जाता है। अगर जज को आप कंफ्यूज नहीं कर रहे हो तो एक सिग्नल जज के पास में भी जाता है कि देखो ये जो डॉक्टर है इसके पास छुपाने को कुछ नहीं है, गोलमोल जवाब नहीं दे रहा है, सारे पत्ते इसने सामने रख दिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर केस है। अगर इसमें कुछ भी होता है तो वो कोर्ट की नज़र में ज़रूर आएगा। तो इस केस में एज पर लॉ हमें फास्टली आगे बढ़ना चाहिए, चाहे सिविल हो, क्रिमिनल हो, स्टेट मेडिकल काउंसिल हो, कहीं भी हो, आप सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में सपोर्टिंग एविडेंसेस लगा के एक्सपर्ट लॉयर उसमें आगे बढ़ता है। इसी की बजाय हम लेके चलते हैं कि इंटरमीडिएट लॉयर अगर होगा तो किस तरीके से केस पे इम्पैक्ट डालेगा। वही जो मैंने केस आपको बताया एंडोकार्डाइटिस या वॉल्वुलर सर्जरी का, उसके अंदर पेशेंट ने वही आरोप लगाया 11 बजे से 3 बजे तक नहीं देखा, तो वो सिंपल ये लिख के रख देगा कि 11 बजे से 3 बजे तक जांच चल रही थी, मरीज की जांच चल रही थी और उसे वार्ड में लिटा रखा था, अतः ये कहना गलत है। उसके बाद में ना उसने कोई मेडिकल लिटरेचर लगाया, ना सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट लगाया है, ना ही उसने यहाँ पे जो प्री एनेस्थेटिक चेकअप वगैरह के जो रिकॉर्ड्स हैं, ना ही उनको वहाँ पे उसने एड्रेस किया है। तो वो इंटरमीडिएट लेवल का जो वकील है वो इस चीज़ का वेट करेगा कि एक सवाल वो पूछे, फिर एक जवाब हम दे दें, उसके बाद में एक डॉक्यूमेंट अगर पेशेंट ने मांग लिया तो एक डॉक्यूमेंट हम पेशेंट से मांग लें। इस तरीके से केस खिंचता जाएगा। तो उसमें ये वो वकील होते हैं जो प्रोएक्टिवली नहीं जा पाते, क्योंकि ये एंटिसिपेट नहीं कर पाते कि केस का आउटकम किस तरफ जाने वाला है। जब एक वकील ये एंटिसिपेट कर लेता है कि केस का आउटकम किस तरफ जाने वाला है और किन किन एविडेंसेस की सीढ़ियाँ बना के वहाँ तक उस मंजिल तक पहुँचा जा सकता है, उस लॉयर को हम एक्सपर्ट बोलते हैं। यहाँ पे ये इंटरमीडिएट लॉयर सीढ़ियाँ बनने का इंतजार करता रहता है, बोलता है आएगा अगली हियरिंग में कुछ मिलेगा उसको काउंटर कर देंगे, मतलब एक टेस्ट मैच टाइप की जो है इनिंग ये खेलना चाहता है। इसके बाद आते हैं बेसिक लॉयर। बेसिक लॉयर्स को कोई आइडिया नहीं होता, वो आपका केस ले लेते हैं और उसके बाद में दे जस्ट वॉन्ट द लॉ टू टेक इट्स ऑन कोर्स। वो जज से ये भी नहीं कहते सर एक्सपर्ट एविडेंस मंगा लो, मतलब जज फिर दोनों फाइल में खुद ही ढूंढ के बोलता रहता है कि यार इसमें एक्सपर्ट एविडेंस तो मंगा लो, इसमें कोई लिटरेचर तो लगा दो, इसमें सुप्रीम कोर्ट के आप प्रेसिडेंट्स तो लेके आओ, या फिर वो खुद अपने स्टडी के हिसाब से जब अपना डिसीजन लिखवाते हैं तब वो अपने रेफरेंसेस देते हैं कि जेकब मैथ्यूज वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, समायरा कोहली में ऐसा बोला गया था। तो वो जज खुद अपनी मेहनत करते हैं, तो उस केसेस में तो सबसे लंबा टाइम लगता है। तो ये बेसिक होते हैं। रेस्ट एश्योर्ड, अगर आप सही हैं तो आपके साथ गलत नहीं होने वाला है, चाहे एक्सपर्ट वकील हो, चाहे इंटरमीडिएट हो, चाहे बेसिक हो। कोर्ट विल मेक श्योर कि आपको जस्टिस डिलीवर हो। हमारा जस्टिस डिलीवरी सिस्टम बहुत अच्छा है, हमें इस पर विश्वास होना चाहिए। बट द थिंग इज वो जस्टिस आपको कितने दिन बाद मिलता है, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपके लॉयर की एक्सपर्ट लेवल क्या है। इसके बाद अच्छे लॉयर के और भी मतलब इम्पैक्ट कैसे डालता है, जैसे कि सेटलमेंट ऑप्शंस होते हैं। अगर आपका वकील जो है वो आपको सेटलमेंट ऑप्शन देता है, अगर आपका केस में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, अगर उसे लगता है कि यहाँ पे आप सेम उसी वॉल्वुलर सर्जरी का हम लेके चलते हैं, अगर उसे कहीं भी ये लगता है कि आपके पीएससी के टाइम पे थोड़ा सा हीमोग्लोबिन बॉर्डर लाइन डेंजरस जोन में था, या फिर वो देखता है कि आपके यहाँ पे जो आईसीयू का जो हैंडल कर रहा है वो जो है वो एमबीबीएस था, वो एक्सपर्ट इंटेंसिविस्ट नहीं था, डिप्लोमा या डिग्री एनेस्थीसिया नहीं था, तो वो कह सकता है कि देखो ये चीज़ अभी तक बाहर आई नहीं है, अभी हमें ये करना चाहिए कि क्योंकि अगर बात खुलेगी तो दूर तक जाएगी, और दूर तक जाएगी तो ये ज़रूर पता लग जाएगा कि हमारे आईसीयू में ट्रेंड स्टाफ नहीं था। हालांकि उसकी डेथ के पीछे इंट्रा ऑपरेटिव कॉजेज थे, पोस्ट ऑफ केयर के नहीं थे, इंटेंसिव केयर से रिलेटेड नहीं थे, लेकिन अगर ये पॉइंट पकड़ में आ गया तो ये हमारे अगेंस्ट जा सकता है। तो वी शुड गो फॉर सेटलमेंट। अब ये सेटलमेंट वाली चीज़ आगे हम लेके चलेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखना। फुल डिस्क्लोजर करता है वो केसेस का और प्रोसेस को स्पीड अप करके रखता है। मतलब कि अब अगर कोई पॉइंट पेशेंट ने नहीं भी बोला है कि मतलब कि ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें नहीं है, लेकिन उस केस में जो गलत हुआ है या जो अननेचुरल ऑकरेंस की चीज़ें हुई है, उन सबको एक कॉलम में लेफ्ट साइड पे लिखता है और
प्रोएक्टिवली एक्सप्लेनेशन राइट साइड में लिखता है, फिर मेडिकल लिटरेचर के रेफरेंसेस, फिर सुप्रीम कोर्ट के रेफरेंसेस। तो प्रोएक्टिवली वो इस केस में जो आरोप अभी पेशेंट ने नहीं लगाए हैं लेकिन आगे लगाने की संभावना है, जिससे डेट आगे बढ़ने की संभावना है, जिससे कि केस के लंबा खींचने की संभावना है, वो पॉइंट्स भी अगर वो खींच के उसमें डाल देता है तो दैट इज ए गुड लॉयर। दूसरी चीज़ है, कोई भी चीज़ वो ईगो पे नहीं लेता है। एक अच्छा जो लॉयर होता है वो ईगो पे नहीं लेता है कि मुझे ये केस जीतना ही है, वट एवर ही ऑलवेज, मतलब कि जैसे आप वेस्ट साइड में देखेंगे तो वहाँ पे लॉयर्स एडवोकेट से ज़्यादा क्लोजर्स का जमाना है। क्लोजर्स वो लोग होते हैं जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करा देते हैं, मतलब कि वो केस देखते हैं, वो सामने टेबल पे अपना एक प्रपोजल रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में है, पेशेंट के सामने जाके आपका लॉयर बोलता है कि देखो आपका पेशेंट एक्सपायर हो गया, हमारी गलती नहीं थी, आप किसी से भी पूछवा लो, फिर भी हमारे हॉस्पिटल की तरफ से 50,000 का चेक है, एज ए सॉलिडेरिटी, मतलब कि ह्यूमन ग्राउंड्स पे आपको हम ये दे रहे हैं, जिससे आपकी 30-35 हज़ार जो भी वकील की फीस आपने लगाई है एक बार गुस्से में आके या वट एवर इमोशनल उसमें आके, उसको ये कवर अप कर लेगी, और 15,000 हमारी तरफ से एक मतलब कि टोकन अमाउंट है, ये आप रख लीजिए। वरना दूसरी साइड में ये रहा केस, आप भी लड़ोगे, हम भी लड़ेंगे, हम डिस्ट्रिक्ट में तो हारने वाले नहीं है, हार गए तो हम स्टेट तक जाएंगे, अगर स्टेट तक गए तो आपका खर्चा जो अभी 35,000 है वो आपका 3.5 लाख हो जाएगा, क्योंकि स्टेट कमीशन के वकील भी महंगे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती है बार्गेनिंग टैक्टिक्स में आती हैं। ये बार्गेनिंग टैक्टिक अगर उस वकील के अंदर है तो ही इज़ ए गुड लॉयर। एक प्री लिटिगेशन मीटिंग, मतलब कि केस कोर्ट में जाने से पहले लीगल नोटिस आने के बाद में, जैसे कि मैं अपने क्लाइंट्स को मोस्टली कहता हूँ कि जो भी मेरे डॉक्टर क्लाइंट्स होते हैं उनको मैं मोस्टली कहता हूँ कि आप एटलीस्ट उसको एक बार मिलने बुलाओ। यू नीड टू नो द इंटेंशन, क्योंकि मतलब जो मरीज़ है वो दो तरीके से केस करता है। नंबर 1, एक तो वो आपसे गुस्सा है, दूसरा वो कंफ्यूज्ड है और उसे खुद नहीं पता कि अपने लव्ड वंस की जान जो गई है उसके पीछे के रीज़न क्या थे। वो डॉक्यूमेंट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, वो कंडीशंस एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। अच्छे भले थे, मतलब ताऊजी जो अच्छे भले थे वो कैसे चले गए, नॉर्मल हंसते खेलते वो उसमें हॉस्पिटल में गए थे, तो ही नीड सम एक्सप्लेनेशन। तो मे बी वो एक्सप्लेनेशन चाह रहा हो, मे बी वो ह्यूमनली टच चाह रहा हो, मे बी वो थोड़ी सी सॉलिडेरिटी चाह रहा हो आपसे, थोड़ा इमोशनल सपोर्ट चाह रहा हो एक डॉक्टर से, या फिर हो सकता है कि वो एक मतलब कि ब्लैकमेलर हो जो सिर्फ आपको केस में उलझा के आपका टाइम बर्बाद करके उसके बदले में कुछ पैसे इकट्ठे करना चाह रहा हो। तो इन एनी सर्कमस्टांसेस आपको एक प्री लिटिगेशन मीटिंग रखना ज़रूरी होता है, और एक अच्छा लॉयर ये ज़रूर सेटअप करके देता है। वो सारे आंसर के जवाब फ़ोन पे नहीं देता, ईमेल पे नहीं देता, वो इनवाइट करता है। जैसे हम लोग इनवाइट करते हैं जो क्लाइंट्स, जो पेशेंट होते हैं, उनके जो लॉयर होते हैं, उनको इनवाइट करके हम बोलते हैं कि आप नेक्स्ट ट्यूसडे 11:15 AM पे, 11 से 11:15 AM पे मेरे चैम्बर में आओ, वील हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी एंड वील डिस्कस ओवर द केस। फिर आपको लगे तो आपके सामने केस करने का ऑप्शन हमेशा खुला हुआ है। दिस इज कॉल्ड एज प्री लिटिगेशन मीटिंग। आप उसको टाइम भी देते हो कि इस ट्यूसडे नहीं आ पाए तो नेक्स्ट ट्यूसडे आ जाओ। ऐसे आप उसको 3 हियरिंग देते हो, 3 चांसेस देते हो उसको। फिर उसके बाद में अगर वो फिर भी नहीं आता तो यू गेट टू नो द इंटेंशन कि या तो वकील के इन्फ्लुएंस में आके केस को लंबा चलाना चाहता है, तो इन दैट केस यू हैव टू पुल अप योर स्लीव्स फॉर ए लॉन्ग फाइट। या फिर सेकेंडली वो आता है, आपसे बात करता है और आपको समझ में आ जाता है कि देखो शायद गलती हमसे भी हुई है, तो सेटलमेंट का अमाउंट हम बढ़ा लेते हैं। या फिर पेशेंट को अभी भी कन्फ्यूजन है, हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, मेरे ख्याल से कोर्ट ही इसको समझा पाएगी। तो जो भी ऑप्शन होगा प्री लिटिगेशन मीटिंग में, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाती है। अब वकील के पास जाने से पहले आपको क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है। सबसे पहले तो आपका जो भी केस है उसकी पूरी एक केस टाइमलाइन तैयार करो और समरी तैयार करो। समरी का मतलब है, जैसे इस केस के अंदर टाइमलाइन ये होगी, 11 AM पे पेशेंट हमारे पास आया, पास हिस्ट्री ये थी, प्रीवियस हिस्ट्री ये थी, रीसेंट हिस्ट्री उसकी ये थी, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट उसकी ये थी। इसके बाद में उस पेशेंट को हमने 11:30 पे ER में लिया, उसका ये ट्रीटमेंट चला। उसके बाद में 12:45 पे हमने उसे वार्ड में शिफ्ट किया, 12:55 पे हमने उसे वार्ड से ICU में शिफ्ट किया। उसके बाद में उसका PAC हुआ, ये हुआ, वो हुआ, टाइमलाइन पूरी। उसके बाद कब उसे वार्ड में शिफ्ट किया, उस टाइम पे कौन कौन से नर्सिंग ऑफिसर्स ऑन ड्यूटी थे, प्री ऑफ फाइंडिंग क्या थी, इंट्रा ऑफ फाइंडिंग क्या थी, पोस्ट ऑफ फाइंडिंग क्या थी, ये सारी चीज़ें, ड्यूटी डॉक्टर्स, ये सारी चीज़ें जो होती है आपकी समरी के अंदर आती है। उनके डिग्रीज वगैरह, कि जब आप कार्डियोथोरेसिक सर्जरी कर रहे थे तो वहाँ पे इंटेंसिविस्ट कौन था, उसके क्रेडेंशियल्स क्या है, जो इंटेंसिविस्ट वहाँ पे था उसके क्रेडेंशियल्स क्या है, नर्सिंग स्टाफ कौन थे, ठीक है, ये सारी चीज़। और आपके पास सबसे बड़ी बात, वेंटिलेटर सेटअप क्या था, ICU में सेटअप क्या क्या, इक्विपमेंट्स क्या क्या अवेलेबल थे। इक्विपमेंट्स की ऑडिट रिपोर्ट लगती है उसके अंदर कि आपके इक्विपमेंट्स उस टाइम पे फुली फंक्शनल थे या नहीं।
तो ये सारी चीज़ें आप एक केस समरी और टाइमलाइन के बेसिस पे 1 या 1.5 पेज की बना के और वकील के पास में लेके जाओ, क्योंकि वकील को अगर वो पूरे आपके 45 पन्नों का पूरा ट्रीटमेंट रिकॉर्ड पढ़ना पड़ गया, फिर उसके बाद 7 पन्नों का लीगल नोटिस पढ़ना पड़ गया, तो दिस वोंट बी हेल्पफुल फॉर यू, वो इंटरेस्टेड नहीं रह पाएगा। अब आपको वकील से बात किस तरीके से करनी है? आपको वकील से बात करनी है इन्फॉर्म्ड कंसेंट की तरह। जैसे पेशेंट आपके पास आता है तो आप उसको सारी चीज़ें बताते हो इन्फॉर्म्ड कंसेंट के अंदर कि देखो, आपको ये आपकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट थी, आपका प्रोविजनल डायग्नोसिस ये है, उसके बाद में कंफर्मेशन इस चीज़ से हुआ है, अब आपके पास ट्रीटमेंट के 4 ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन के प्रोस एंड कॉन्स ये हैं, दूसरे ऑप्शन के प्रोस एंड कॉन्स ये हैं, थर्ड के ये हैं, फोर्थ के ये हैं, इसका खर्चा ये है, इसका खर्चा ये है, वगैरह वगैरह। और हर किसी के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कॉम्प्लिकेशन आपको बताने होते हैं, ताकि उसके बाद में पेशेंट एक इन्फॉर्म्ड चॉइस, एक कैफेटेरिया चॉइस जो है उसको एक्सेप्ट कर पाए। जब वो ऐसा एक्सेप्ट कर लेता है तो उसको बोलते हैं हम फुल इन्फॉर्म्ड कंसेंट। सिमिलरली जब आप लॉयर के पास में जाते हैं तो आपको लॉयर से सारी बातें करनी है। सर, हमारा केस क्या है, हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है, हमारे केस में स्ट्रैटेजीज क्या क्या हो सकती है, हम कहाँ पे वीक हैं, हम कहाँ पे स्ट्रांग हैं, इसमें हमारे पास में आर्बिट्रेशन, नेगोशिएशन, सेटलमेंट्स, इन सब के क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास में अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखी जाती है। तो आपको इस तरीके से वकील से मिलना है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ कागज़ दे के आगे, डॉक्टर साहब, वकील साहब अब हमारा केस आपके हाथ में है, आप देखो, फिर वकील आपको बताए हाँ अगली तारीख तब है, हाँ अगली तारीख तब है, हाँ अगली तारीख पे फैसला है, अरे डॉक्टर साहब आप तो केस हार गए। तो दिस शुड नॉट बी द सिनेरियो, यू हैव टू वर्क ऑन इट। आपको केस समरी टाइमलाइन बनानी है, आपको इन्फॉर्म्ड कंसेंट की तरह से वकील को ऐड करना है अपने केस के अंदर। अब अगर आप, चलिए मैंने आपको अच्छे वकील का डिफरेंस बता दिया, मैंने आपको ये बता दिया आपको वकील से मिलने के लिए किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप कैसे जानेंगे कि वकील अच्छा है कि नहीं अच्छा है। मतलब वकील, मैंने आपको क्वालिटीज़ जो बताई वो तो आपको हियरिंग के टाइम पे पता चलेगी, लेकिन आप अपना केस देने से पहले किस तरीके से स्क्रूटनी करोगे कि आपका वकील अच्छा है या नहीं। सबसे पहले तो आप जो केस समरी और टाइमलाइन लेके गए हो वो कितनी जल्दी समझ जाता है। आपने जो केस समरी और टाइमलाइन उसको दी है तो कितनी जल्दी उसको ग्रैस्प कर लेता है। उसके अंदर कोई कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट वगैरह है कि अच्छा, अरे डॉक्टर साहब आपने ये 12:45 पे, आप ध्यान रखना 12:45 पे हमने बोला था, उसको वार्ड में एडमिट किया था और उसके बाद में आईसीयू में 12:55 पे शिफ्ट किया था। तो बोलेंगे ये 12:45 पे पहले वार्ड में क्यों ले गए, हम डायरेक्ट आईसीयू में क्यों नहीं लेके गए। ये टाइमलाइन के न्यूएंसेस पकड़ने वाली बात होती है जो एक एक्सपर्ट लॉयर पकड़ लेता है। समरी के अंदर वो देख रहा है कि आपने इसके अंदर सब कुछ लिखा है, लेकिन आपने एनेस्थेटिस्ट का नाम नहीं लिखा है, उसकी डिग्री और क्रीडेंशियल्स नहीं लिखे हैं। तो डॉक्टर बोलेगा हाँ उस टाइम पे एनेस्थेटिस्ट अवेलेबल नहीं था, तो हमने लोकम कोई अरेंजमेंट किया था, उससे हमने काम चला लिया था, बट दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। तो वो पकड़ रहा है मतलब पॉइंट। तो केस समरी और टाइमलाइंस पे उसका ग्रास्प है, उस चीज़ को सरियल तरीके से देख रहा है, मतलब उसको लिटरली विजुअलाइज कर रहा है, उसमें इन्वॉल्व हो गया, एनग्रॉस्ड हो गया। फिर उसके बाद में जब उसने आपका केस पढ़ लिया है, सेकंड पॉइंट आता है उसकी क्वालिटी का कि तो वो आपको बेसिकली फर्स्ट मीटिंग में विद इन फर्स्ट 15 या 20 मिनट्स के अंदर वो आपको 2-3 पॉजिटिव पॉइंट्स बता सकता है और 2-3 नेगेटिव पॉइंट्स बता सकता है। जैसे कि वो आपको बता देगा कि डॉक्टर साहब आपके लैक ऑफ स्किल नहीं है, स्टैंडर्ड ऑफ केयर आपका पूरा है, डैमेज जो हुआ है उसका कहीं डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं आ रहा है, और इसके अंदर आपके नेगेटिव पॉइंट्स ये हैं कि आपके यहाँ पे जो एक एनेस्थीसिया का जो चार्ट है वो अवेलेबल नहीं है, आपके पास में इन्फॉर्म्ड कंसेंट के अंदर उसके चचेरे भाई के साइन है, जबकि उसकी वाइफ के साइन बाकी सारे कंसेंट फॉर्म पे हैं। इसका मतलब उसकी वाइफ अवेलेबल थी लेकिन आपने उसके साइन क्यों नहीं लिए। तो इस तरीके से 2-3 नेगेटिव 2-3 पॉजिटिव प्राइमा फेसी वो आपको पकड़ के बता देंगे। दैट मीन्स उसने आपका केस समझ लिया है, वो आपके लूप होल्स में चला गया है। अब जैसे जैसे वो स्टडी करेगा वो आपके पॉइंट निकालता जाएगा, कवर अप करता जाएगा और डिफेंस और ऑफेंस की स्ट्रेटेजी बनाता जाएगा। इसके बाद में होता है शो एंड हाइड स्ट्रेटेजी, मतलब थोड़ा दिखाओ थोड़ा छुपाओ, अस्त्र शस्त्र वाली। तो 7 आपके मान लो अस्त्र हैं पॉजिटिव पॉइंट से और 3 नेगेटिव पॉइंट से। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं बाद में आपको बताऊंगा सेटलमेंट वाली बात, वो यहाँ पे जाके आती है। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे बोला था कि कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव पॉइंट होते हैं और सेटलमेंट करने जाते हैं तो बार्गेनिंग होती है। तो आपके केस के वो जो 4 या 5 पॉजिटिव पॉइंट थे उनको सामने रख के और जो 3 नेगेटिव पॉइंट है उनको छुपा के दिमाग में एक बार्गेनिंग रखना कि 50,000 तो हम ऑफर कर रहे हैं बट वी मस्ट गो अप टू 80,000 या 1 लाख, क्योंकि इसमें हमारे पास भी एनेस्थेटिस्ट उस टाइम पे नहीं था।
तो यहाँ पे वकील आपकी कमजोरी समझता है और सेटलमेंट में उसको एज ए कंपनसेशन छुपाते हुए अवॉर्ड कर दे। वो वहाँ पे अपना प्रपोजल रख दे कि चलो 50,000 हम लेके आए थे, हम 1 लाख दे देते हैं। 50,000 क्यों बढ़ाए? क्योंकि आपके पास एनेस्थेटिस्ट उस टाइम पे नहीं था ओरिजिनल, लोकम ड्यूटी वाला कोई आपने टेम्परेरी अरेंजमेंट कर रखा था जिसके क्रीडेंशियल्स अप टू द मार्क नहीं है, तो वो उसके लिए 50,000 दे भी देगा, उनको कुछ भी कर देगा और केस विड्रॉ भी हो जाएगा, सेटलमेंट भी हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज अस्त्र एंड शस्त्र स्ट्रैटेजी। थोड़ा छुपाओ, थोड़ा दिखाओ, जो दिखाना है वो दिखा दिया, जो छुपाना था उसको पीछे छुपा दिया, सेटलमेंट हो गया, नेगोशिएशन हो गया, आर्बिट्रेशन हो गया। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि वो तीसरा पॉइंट आता है कि वो खुद आपका केस लड़ने वाला है या कोई और आपका केस लड़ने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब केस लेके जाते हो तो आप वकील के पास जा रहे हो, आपको पूछना ये है कि आप खुद लड़ने वाले हो या आपके कोई सीनियर लड़ने वाले। रीज़न इसका क्या है? क्योंकि इन केसेस में ये होता है कि कई बार जूनियर एसोसिएट्स जो है केस ले लेते हैं और उनके सीनियर जाके कोर्ट में लड़ते हैं। यहाँ पे होता है कम्युनिकेशन गैप। आपने जूनियर को बोला कि हमको XYZ स्ट्रैटेजी लेनी है, हम इतने कंपनसेशन पे सेटल करना चाहते हैं, हम डेट आगे नहीं बढ़ाना चाहते, हम तो यहीं पे विड्रॉ करके या फिर हम अपनी गिल्ट भी एक्सेप्ट करके 2 लाख का कंपनसेशन इसको अपनी तरफ से प्राइमा फेसी देना चाहते हैं। सीनियर एडवोकेट क्या कर रहा है? सीनियर एडवोकेट को जूनियर एडवोकेट ने पता नहीं क्या बताया, आपको उससे अपडेट्स नहीं मिल रही है सीनियर एडवोकेट से, क्योंकि उनसे कम्युनिकेशन बहुत मुश्किल होता है। तो इन दैट केस आपको इंश्योर करना है कि कम्युनिकेशन गैप ना हो, आप उस वकील से डायरेक्ट मिलें और डायरेक्ट कम्युनिकेशन में रहें, जो आपका केस जाके कोर्ट में प्रेजेंट करने वाला है, जो जज से फेस टू फेस बात करने वाला है। इसके बाद आता है अगला पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, कि रिटोरिक्स पे जाता है क्या वो जो वकील है? रिटोरिक्स का मतलब है कि वो ये बोल रहा है कि हाँ हाँ डॉक्टर साहब आप निश्चिंत रहो, अरे बैंड बजा देंगे साले की, अरे आप चिंता मत करो, ऐसे बहुत देखे हैं मेरे पास, बहुत आते जाते हैं, आप बस सो जाओ चद्दर ओढ़ के। ये चद्दर ओढ़ के सोने वाला जो सिस्टम है ये सबसे घटिया है। ये पूरे केस को कितना पीछे ले जाता है आप खुद नहीं सोच सकते। तो ये रिटोरिक्स वाले नहीं होने चाहिए वकील जो होते हैं। प्रोफेशनल वकील जो होते हैं वो आपसे बिल्कुल सधे हुए लहजे में, बहुत ही बैलेंस्ड लैंग्वेज में आपसे बात करते हैं। वो बोलते हैं आपसे कि डॉक्टर साहब देखिए आपके प्रोस एंड कॉन्स ये हैं, प्लस ये हैं, नेगेटिव्स ये हैं, वी विल ट्राई आउट दीज स्ट्रैटेजीज। 3 स्ट्रैटेजीज है, अगर पेशेंट अगर इसमें आगे और परस्यू करना चाहता है तो वी विल चेंज द स्ट्रैटेजी, हम इस तरीके से बात करने वाले हैं। बट मोटा मोटा 99% केस आपके फेवर में है, 100% कोई भी नहीं देता। अच्छे वकील की यही निशानी होती है। तो 2-3 ऑप्शन भी आपको केस स्ट्रैटेजी के बारे में दे रहा है, ये सारी चीज़ें कर रहा है। और इसके अलावा देखो एक चीज़ बोली जाती है कि प्यार और डॉक्यूमेंट कभी पूरे नहीं पड़ते। तो एक अच्छा वकील वही होता है जो कि टाइम के साथ साथ जैसे जैसे आपका केस आगे बढ़ता है प्रोएक्टिवली आपसे डॉक्यूमेंट मांगता रहता है। वो आपसे बोलेगा कि अच्छा डॉक्टर साहब सब तो हो गया, एक है ना आप जो आपके नर्सिंग वाले थे ना, उनका नर्सिंग का आपका जो ऑथेंटिकेशन लेटर है, आपका नर्सिंग का इंस्पेक्शन हुआ होगा, ये NABH का आपका इंस्पेक्शन हुआ होगा, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर मुझे दे दीजिए। वो आपसे कुछ ना कुछ मांगता रहेगा क्योंकि ही इज़ गेटिंग इन्वॉल्व इन द केस। वो आपके केस पे ब्रिक बाय ब्रिक एक पूरा मकान बना रहा है, आपका केस नहीं बना रहा है। तो उसको धीरे धीरे मतलब कि रॉ मटेरियल की, सीमेंट की और इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहेगी। अगर इंटरमीडिएट टाइप का वकील होगा तो हिल या फिर बेसिक टाइप का होगा तो दे विल अलाउ लॉ टू टेक इट्स ओन कोर्स। जब जज मांगेगा तब आप भी आपसे भी मांगेंगे और वो जाके जमा करा देगा। तो दिस इज अगेंस्ट यू। ये टाइम आपका ज़्यादा जा रहा है जीते जिताए केस में, जैसे हमने एग्जाम्पल ही उसी से शुरू किया है। फिर उसके बाद ही कीप्स यू इन्फॉर्म्ड और नॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है क्योंकि जैसे जो वकील होते हैं अगर उनको अपने कैपेबिलिटी पे, अपने कैलिबर पे भरोसा होता है तो दे विल कीप यू ऑलवेज इन्फॉर्म्ड। इन्फॉर्म्ड का मतलब क्या होता है कि देखो एक जो मीडियोकर वकील होता है वो जानता है कि अगर वो आपसे ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा तो ही विल गेट एक्सपोज्ड। इसका मतलब ये है कि अगर आप उससे ज़्यादा पूछ लोगे, आप उससे ज़्यादा बात करोगे तो आप उसकी कमज़ोरियाँ पकड़ सकते हो या फिर यू विल गेट टू नो कि हाँ यार इससे मेरा केस हैंडल नहीं होगा। तो इन ऑल दैट केस वो आपसे कम्युनिकेशन से कतराएगा, एक वॉल टाइप सी रहेगी, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टाइप से बिहेवियर करेगा, इतना टॉकेटिव नहीं रहेगा, आपसे बात नहीं करेगा, कम्युनिकेशन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा बोलेगा आप उसको पकड़ लोगे और फिर आप अपना केस कहीं और ले जाओगे। तो एक कॉन्फिडेंट वकील जो होता है जिसको अपनी आर्ट पे, अपनी क्राफ्ट पे, अपनी स्किल पे, अपनी एजुकेशन पे भरोसा है, वो कभी भी आपसे कॉन्वर्सेशन करने से नहीं घबराएगा, वो आपसे बात करने से नहीं घबराएगा। इसका आपको कैसे पता चलेगा? फॉर एग्जांपल आप तो खुद ही जाके उसका नंबर लेके, हाँ वकील साहब आपका नंबर क्या है, उसने आपको लैंडलाइन का नंबर दे दिया, रेड फ्लैग है, मत जाओ। दूसरा एक टाइप का वकील है जो आपसे नंबर मांग रहा है,
और आपके मोबाइल नंबर पे घंटी देके बोल रहा है कि हाँ मेरा नंबर सेव कर लो, फिर व्हाट्सएप पे हाय लिख के हाँ वो हाय आ गया, अच्छा आपका व्हाट्सएप नंबर यही है। तो ये वकील होते हैं जो कम्युनिकेशन को चालू रखना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास छुपाने को कुछ नहीं है। दे वॉन्ट टू गेट इंटरेक्टिव विद यू, वो आपके केस के बारे में जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं और आपको अपडेट देना चाहते हैं। जो अपडेट देना चाहता है बढ़िया वकील है। इसके बाद आता है डिजिटल प्रेजेंस, मतलब कि आप चेक कर लो कि उसकी ऑनलाइन वेबसाइट्स वगैरह है क्या। आप किसी भी, जैसे फॉर एग्जांपल विक्रम सोलंकी नाम से कोई एडवोकेट है, आप जाओ मेडिकल नेग्लिजेंस केसेस विक्रम सोलंकी कंज्यूमर कोर्ट ऐसे करके टाइप करोगे, केस रेफरेंसेस आ जाएंगे। फिर आप कंज्यूमर कोर्ट की वेबसाइट पे चले जाओ, कॉज लिस्ट आ जाती है वहाँ पे, केस नंबर से उस केस का डिसीजन कितने टाइम में हुआ, केस फाइल्स आपको मिल जाती है, आपको उस वकील के आर्गूमेंट्स मिल जाएंगे, उसकी दलीलें मिल जाएंगी, विक्रम सोलंकी के नाम से कितने केसेस ऑलरेडी फाइल हो चुके हैं, उसने कितने मेडिकल नेग्लिजेंस के केस किए हैं, ये सब आपको ऑनलाइन अवेलेबल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और तो और वेबसाइट पे वो अपनी खुद के किए हुए केसेस को अपडेट करके ज़रूर डालेगा। दैट इज़ डिजिटल प्रेजेंस। तो हमको डिजिटल प्रेजेंस वाला लॉयर होना ज़रूरी। हाउएवर कुछ पुराने धाकड़ जो वकील हैं वो डिजिटल प्रेजेंस नहीं रखते, तो यू हैव टू बी वेयर ऑफ दैट। इसका एक सिंपल सा कट ऑफ है, 55+ अगर कोई है और उसकी डिजिटल प्रेजेंस नहीं है लेकिन उसका गूगल में नाम आ रहा है, कोर्ट ने उसका नाम डाल रहा है, गो हेड। 50 से कम है लेकिन उसकी ना वेबसाइट है, ना कुछ है, ना गूगल माई बिजनेस है, डोंट गो फॉर इट। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप अपना पर्सनल ओपिनियन बना सकते हैं। दूसरी बात, अगर उसने मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस किए होंगे तो वो कुछ डॉक्टर्स को ज़रूर जानता होगा, और हमारी डॉक्टर्स कम्युनिटी में हमने एटलीस्ट नाम तो सुने ही होते हैं, तो वो आपको बता देगा अच्छा आप सर्जरी बैकग्राउंड से हो, अच्छा ओके, सिटी सर्जन, हाँ मैं एक उनको ये धवन जी को जानता था, उनका भी केस मैंने किया था, एक वो है एक वो है। तो आपको 2-3 केस रेफरेंसेस हाथों हाथ दे देंगे। वो जानते हैं कि आप फीडबैक लेने वाले हो, लेकिन वो उससे घबराएंगे नहीं और वो उन डॉक्टर्स से आपको ज़रूर इन टच करेंगे, या फिर आप खुद ही उनसे इन टच हो सकते हो। तो एटलीस्ट कुछ डॉक्टर्स को वो जानता है। इसके बाद हमारा अगला जो पॉइंट आता है, दैट इज अबाउट द मेडिको लीगल एक्सपर्ट पैनल। तो आपको उससे, जो आपका लॉयर है उससे बस एक ही सवाल पूछना है कि आपका मेडिको लीगल एक्सपर्ट पैनल कैसा है, मतलब उसमें है कौन कौन। अब मेडिको लीगल एक्सपर्ट का पैनल क्यों इंपॉर्टेंट होता है ये मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि बेसिकली शॉर्ट में बताता हूँ कि एक केस में कई सारे इश्यूज होते हैं, ड्यूटी, डेलिरेक्शन ऑफ ड्यूटी, डैमेज, डायरेक्ट कॉजेशन, स्टैंडर्ड ऑफ केयर, लैक ऑफ स्किल, ऐसे कई सारे पॉइंट्स होते हैं। इनमें सारे पॉइंट्स होते हैं फैक्ट्स के ऊपर चलते हैं, लेकिन एक पार्ट होता है स्टैंडर्ड ऑफ केयर। मतलब कि यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल उस वॉल्वुलर हार्ट सर्जरी के पेशेंट की ड्रग्स क्या लगी, उसकी सर्जरी किस टाइप के अप्रोच से की गई, किस टाइप का वो पेशेंट था, उसमें नई टेक्नोलॉजीज यूज़ हुई कि नहीं हुई, या फिर उन्होंने मतलब कि कोई ड्रग ओवरडोज तो नहीं कर दी, या फिर कोई फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट तो यूज़ नहीं कर लिया, कोई इंस्ट्रूमेंट चलते चलते काम करना तो बंद नहीं हो गया, ऑक्सीजन सप्लाई तो नहीं रुक गई, वगैरह वगैरह। ये सब चीज़ें आती है स्टैंडर्ड ऑफ केयर में, और ये फैक्ट पे नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर लैक ऑफ स्किल की हम बात करें तो उसमें ये होता है कि डॉक्टर के पास डिग्री है तो उसके पास स्किल है, लेकिन अगर नहीं है तो नहीं है। तो ये फैक्ट पे इश्यूज़ पे बात होती है यहाँ पे कि ये है या नहीं है, उस पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस होते हैं तो वो प्रूव हो जाता है, नहीं होते हैं तो वो डिसप्रूव हो जाता है। बट स्टैंडर्ड ऑफ केयर ऐसा ट्रिकी फील्ड है जिसपे कई सारे जो है केसेस आके टिक जाते हैं, एंड दिस अलाउज कि उस वॉल्वुलर हार्ट सर्जरी में जो उन्होंने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अप्लाई किया था, वो कार्डियोथोरेसिक सोसाइटी ऑफ इंडिया या वर्ल्ड कार्डियोथोरेसिक फोरम, वॉटेवर, जो भी एक एम्पैनल्ड मतलब कि एक बॉडी है, इनकी स्टैंडर्ड बॉडी है, उसके द्वारा दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग था या नहीं। इसको कौन प्रूव करता है? आपके मेडिको लीगल एक्सपर्ट। मेडिको लीगल एक्सपर्ट इस केस में प्लस या माइनस, रेफरेंसेस, नो रेफरेंसेस, सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट्स, नो प्रेसिडेंट्स, ये करके आपका केस बहुत मजबूत करता है। तो अगर एक लॉयर मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस लड़ रहा है तो उसके पास 100% पैनल में मेडिको लीगल एक्सपर्ट्स ज़रूर होंगे, इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखना। इसके बाद में लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है ट्रांसपेरेंट पेमेंट सिस्टम। देखो, जो वकील टॉप पे पहुंचता है ना, वो इसको पैसे के लिए नहीं करता, वो इसको एक थ्रिल के लिए करता है, मतलब एक पैशन के लिए करता है। और अगर जैसे वैसे ही मेडिकल में भी अगर आप पैशनेट नहीं हो तो आप इस किसी भी ब्रांच के टॉप पे नहीं पहुंच सकते। उसी तरीके से लॉयर्स के लिए रहता है, अगर वो अपने स्किल सेट में टॉप पे नहीं है, पैशनेट नहीं है, तो वो इस फील्ड में टॉप पे नहीं पहुंच सकते। तो इन सब के लिए पेमेंट सेकेंडरी होता है। तो बाकी अगर जो वकील होंगे वो उनका सारा ध्यान इस पर रहेगा कि 50% में एडवांस ले लूँ या पूरा ले लूँ, अभी सारा पैसा तो मैं एडवांस में ले लूँ,
उनके लिए केस स्टार्ट करने से पहले पेमेंट एक बहुत बड़ा ऑप्शन होता है। ट्राई टू अवॉइड देम। पेमेंट का भी एक स्टैंडर्ड सिस्टम होता है, उसमें क्या होता है, आपको सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये मार्केट ऐसा है जहाँ पे शक्ल देख के टीका लगाया जाता है। देर इज़ नो स्टैंडर्ड रेट। मतलब कि अगर एक ट्रांसफ़र रुकवाना है एक टीचर का, थर्ड ग्रेड टीचर का, तो उसकी रेट हो सकती है 25,000। अगर वही फर्स्ट ग्रेड प्रिंसिपल का अगर ट्रांसफ़र रुकवाना है या सीएमएचओ को ट्रांसफ़र रुकवाना है तो रेट में भी 1 लाख टू 3 लाख। इसी तरीके से किसी डॉक्टर का या सर्जन का ट्रांसफ़र रुकवाना है जिसका खुद का हॉस्पिटल है और वो प्रैक्टिस भी कर रहा है और गवर्नमेंट सेटअप में भी है, उसका ट्रांसफ़र होने से उसका पूरा हॉस्पिटल बैठ जाएगा, तो दैट कैन गो अप टू 10 lakhs ऑल्सो। आई हैव सीन इट एक्चुअली। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि बार्गेनिंग आपको करनी है। आपको एटलीस्ट मॉडेस्टली आपको इतना बोलना है कि सर इतना तो नहीं बनता, 5 लाख आप इतना, तो ये तो 35,000 में तो वो हो जाता है वगैरह। मतलब मॉडेस्टली आपको बोलना है, बट बार्गेनिंग से पीछे नहीं हटना है। आपको ये नहीं सोचना है कि बोल दिया जो बोल दिया। दूसरा, पेमेंट का एक सिस्टम होता है 10% अपफ्रंट। जैसे आप डॉक्यूमेंट सबमिट कराते हो वैसे आप 10% उसको वकील को दे दोगे और उसके बाद में वो आपके केसेस को स्टडी करेगा। आपने केस समरी टाइमलाइन बनाई है उसको स्टडी करेगा, फिर वो आपको बुलाएगा प्राइमरी ड्राफ्टिंग करने के बाद में वकालतनामा साइन करने के लिए। वकालतनामा साइन करते टाइम आपको ऐसा नहीं करना है कि आप वो खाली पन्नों पे आपसे साइन करवा रहे हैं। आपको खाली पन्नों पे साइन नहीं करने, पहली बात। दूसरी चीज़ है कि जब उसकी ड्राफ्टिंग और उसके रिप्लाईज वगैरह जो है वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में आपको टोटल अमाउंट का 40% अब देना है। केस स्टार्ट होने से पहले एटलीस्ट आपको 50% लॉयर्स को डिपॉजिट करना होता है एटलीस्ट, क्योंकि वो अपना 90% वर्कअप उस टाइम तक कर चुके होते हैं। इसके बाद में जब केस डिसाइड हो जाता है तो आउटकम चाहे आपके फेवर में हो या आपके अगेंस्ट में हो, आपको बाकी का 50% का पेमेंट करना होता है। या फिर कई बार केस की सिचुएशन के अकॉर्डिंग कई बार आपको बीच में भी 20-30% का इंटरमीडिएट पेमेंट करना होता है। तो ये पेमेंट सिस्टम आपको ऐसे चलाना होता है। अगर कोई इसके इतर जाके किसी अलग स्टाइल से अगर पेमेंट लेना चाहता है तो दैट मीन्स उसका, मतलब आई डोंट थिंक उसका प्रोफेशनल कंडक्ट सही है। या फिर अगर आप दोनों का मतलब आपस में मैचअप हो जाता है, आप कंफर्टेबल हो उसको पूरी फीस देके, यू ट्रस्ट हिम, तो आप दे सकते हैं, बट इट इज़ नॉट एडवाइजेबल। इसके अलावा पेमेंट की रेट्स वगैरह किस तरीके से डिसाइड होती है, 3 तरीके के सिस्टम होते हैं। एक होता है पर हियरिंग, दूसरा होता है होल एंड सोल, और तीसरा होता है मिक्स्ड। मतलब होल एंड सोल का मतलब होता है कि वो पूरे केस का आपसे एक साथ लेंगे। वो बोल देंगे कि सर पूरा केस चाहे कितने भी साल चले, 5 लाख से 2.5 लाख अप फ्रंट केस स्टार्ट होने से पहले और 2.5 लाख केस खत्म होने के बाद में। कई लोग मोस्टली इस चीज़ को ही प्रेफर करते हैं। कई लोग बोलते हैं कि भाई जो 5 लाख की फीस है उसमें ऐसा है कि मैं आपसे 1 लाख रुपए तो अपफ्रंट ले लूँगा, उसके बाद पर हियरिंग में 30,000 लूँगा। फिर उसमें कितने हियरिंग तक चलेगा आपको खुद नहीं पता। तो ये यूजुअली लोग अवॉइड करते हैं, क्योंकि अगर तारीख पे तारीख मिलती रहती तो इसका बिल बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो यू हैव टू अवॉइड दिस। इसके बाद होता है मिक्स्ड। वो ये बोलते हैं कि सर हम एक काम करते हैं, हम 2 लाख आपसे ले लेते हैं और उसके बाद में 5 हियरिंग तक अगर चलेगा तो हम आपसे कोई फीस नहीं लेंगे। 5 हियरिंग के बाद भी अगर ये केस जाता है खुदा ना खास्ता, तो पर हियरिंग हम आपसे 50,000 लेंगे। इस तरीके का भी सेटलमेंट होता है। मतलब होल एंड सोल एक बार में, मतलब कितना भी लंबा केस चले, दूसरा पर हियरिंग बेसिस पे, और तीसरा होता है आपका मिक्स टाइप का, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो ये तरीके हैं आपको पेमेंट से रिलेटेड, आपके वकील को चूज करने से रिलेटेड, और वकील क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको किस तरीके से अपना डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए। ऑल इन ऑल कीप इन माइंड कि केस समरी और टाइमलाइन बनाना सीख लीजिए। मेडिकल नेग्लिजेंस के केस में, आपके केस में प्लस या माइनस इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए डॉक्टर इन लॉ के लिए। 950 980 1971 हमारा नंबर है, जहाँ पे मैं आपके लिए मेडिको लीगल एडवाइस दे सकता हूँ।